आज हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। इसके पूर्व हम पढ़े थे दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। तो अब तक जो भी राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा, किसी भी सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। अब तक जो भी सिद्धांत हमने राज्य की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, चाहे दैवी सिद्धांत हो या शक्ति के सिद्धांत हो या सामाजिक समझौते का सिद्धांत हो, किसी को भी स्वीकार नहीं किया जा सका, क्योंकि सभी उक्त सभी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति व विकास की एकांगी व्याख्या करते हैं। इस संबंध में गार्नर महोदय का कहना है कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न वह उच्च कोटि की शारीरिक बल का परिणाम, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है और न परिवार का ही विस्तृत रूप है। यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। राज्य विकास का परिणाम है और राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत द्वारा ही की गई है। ऐतिहासिक, ठीक है, या विकासवादी या विकासवादी सिद्धांत, ठीक है। बर्गेस ने कहा है कि राज्य मानव समाज का निरंतर विकास है। राज्य जो है मानव समाज का निरंतर विकास है, जिसका प्रारंभ अत्यंत अधूरे और विकृत उन्नतशील रूपों में अभिव्यक्त होकर मनुष्यों के एक समग्र एवं सार्वभौम संगठन की ओर विकास हुआ है। जिस प्रकार भाषा प्राणियों की अर्थहीन बड़बड़ाहट से निकली है, ठीक उसी प्रकार राज्य की उत्पत्ति बहुत प्राचीन और इतिहास से परह असभ समाज से हुई है। यह बताना कब और किस प्रकार राज्य अस्तित्व में आया, यह बहुत ही कठिन है। अन्य सामाजिक संस्थाओं के समान ही विभिन्न परिस्थितियों की सहायता पाकर और अनेक तथ्यों से प्रभावित होकर यह अभी आविर्भूत हुआ। राज्य के विकास का क्रम भी एक सा नहीं रहा। प्रकृति, परिस्थिति और स्वभाव के भेदों के कारण विभिन्न समयों, अवस्थाओं और स्थानों में राज्य के विकास का क्रम भी विभिन्न रहा। भाषा और राजनीतिक चेतना के समान ही राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ। अब राज्य के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से, इसको भी जाना जाए। तो राज्य के विकास में सहायक तत्व पहला क्या है? रक्त संबंध। राज्य के विकास में सहायक तत्व में पहला क्या है? रक्त संबंध। दूसरा है धर्म। दूसरा क्या है? धर्म। तो रक्त संबंध सामाजिक संगठन का प्राचीन रूप क्या है? रक्त संबंध पर आधारित था और रक्त संबंध एकता का प्रथम और दृष्टतम बंधन रहा। रक्त संबंध जो है एकता का प्रथम और दृष्टतम बंधन रहा। आंग्ल कहावत है, क्या है? खून पानी से गाढ़ा होता है। ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड जो है, खून
पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है। खून जो है पानी से गाढ़ा होता है। आंगल कहावत है, खून पानी से गाढ़ा होता है। प्रारंभिक समय में जो बात व्यक्तियों को संगठित करती थी वह समान उत्पत्ति में विश्वासी था, क्योंकि परिवार प्राचीनतम तथा निकटतम रक्त संबंध की इकाई था। परिवार क्या था? एक रक्त संबंध की इकाई था। यद्यपि यह प्रश्न विवादास्पद है कि कबीला कुल परिवार में पहले अस्तित्व में कौन आया। कबीला कुल और परिवार में पहले अस्तित्व में आया, लेकिन इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि परिवार के स्पष्ट व्यक्ति नियंत्रण के आधार पर ही राज्य की स्थापना हुई होगी। इस संबंध में सर हेनरी मैन ने लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूह को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। आगे चलकर जब जनसंख्या की वृद्धि के कारण कुटुंब का आकार बढ़ा तथा जाति और कुल बने, तब समाज का जन्म हुआ। और इस संबंध में मैकाइवर का कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। ये मैकाइवर का कथन है, महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि में। रक्त संबंध समाज को या समाज का जन्म देता है और कालांतर में समाज जो है राज्य को, और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। ये मैकाइवर का कोटेशन है, महत्वपूर्ण है। मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां, नेचर सोशल इंस्टिक्ट ऑफ मैन, यानी मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां क्या है? मनुष्य स्वभाव से क्या है? सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, और समूह में रहने को मनुष्य की प्रवृत्ति ने ही राज्य को जन्म दिया है। समाज में साथ साथ रहते हुए जब विभिन्न व्यक्तियों के स्वभाव और स्वार्थगत भेदों के कारण विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न हुए, तो इन विवादों को दूर करने के लिए एक प्रभुसत्ता संपन्न राजनीतिक संस्था की आवश्यकता समझी गई और राज्य का उदय हुआ। इस प्रकार राज्य को बहुत अधिकतम सीमा तक मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियों का परिणाम कहा जा सकता है। धर्म क्या है? रक्त संबंध की बात, धर्म भी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योग रहा है। राज्य के विकास कार्य में रक्त संबंध और धर्म परस्पर घनिष्ठ रूप में संबंधित रहे हैं। प्रारंभिक समाज में रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो पहलू थे और दोनों परिवार तथा कबीलों को परस्पर जोड़ने का कार्य साथ साथ ही करते थे। गेटल ने लिखा है कि रक्त संबंध और धर्म एक ही वस्तु के दो रूप थे और समूह की एकता व उनके कर्तव्यों को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। प्रारंभिक समाज में धर्म के दो रूप थे। क्या था? पितृ पूजा और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। पितृ पूजा, अपने परिवार के वृद्ध व्यक्तियों के मृत्यु हो जाने पर भी उनके प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखा जाता था। उनका विचार था कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा शेष रहती है।
अतः इस आत्मा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने पुत्र पूजा प्रारंभ की। धर्म के इस बहुप्रचलित रूप पितृ पूजा ने परिवारों को एकता के सूत्र में बांधा, जो एक ही वंश या रक्त से संबंधित होते थे। उनके कुल देवता भी एक ही हुए, जो अधिकतर उनके पुरखे होते थे। उस समय धर्म का एक दूसरा प्रचलित रूप प्राकृतिक शक्तियों की पूजा थी। जंगली अवस्था में जबकि बुद्धि का विकास नहीं हुआ था और व्यक्ति प्राकृतिक परिवर्तनों को समझने में असमर्थ थे, उन्होंने बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, हवा की सनसनाहट और वस्तुओं के परिवर्तन में ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया और प्रकृति की प्रत्येक शक्ति उनके लिए देवता बन गई। व्यक्ति पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, इंद्र और वरुण की उपासना करने लगे और एक ही शक्ति के उपासकों में परस्पर घनिष्ठ मैत्री भाव उत्पन्न हुआ, जो राज्य का आधार बना। अब शक्ति भी राज्य के उत्पत्ति का एक कारण शक्ति भी है फोर्स। राज्य के उत्पत्ति का एक कारण क्या है? शक्ति। शक्ति फोर्स। तो राज्य संस्था के विकास में शक्ति या युद्ध का स्थान भी विशेष महत्वपूर्ण रहा है। पहले सामाजिक व्यवस्था थी जिसे राजनीतिक अवस्था में परिवर्तित करने का कार्य युद्ध के द्वारा ही किया गया। जैंक्स ने कहा है कि जन समाज का राजनीतिक समाज में परिवर्तन शांतिपूर्ण उपायों से नहीं हुआ, यह परिवर्तन युद्ध द्वारा हुआ। मानवीय विकास के प्रगत काल में ये प्रवृत्तियाँ बहुत अधिक सक्रिय थीं। कृषि तथा व्यवसाय की उन्नति के साथ साथ लोग निश्चित स्थानों पर बस गए, तो संपत्ति व जीवन की सुरक्षा की समस्या खड़ी हुई। लोग सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता रखने वाले शक्तिशाली व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार करने लगे। इस नेता की अधीनता में एक कबीला दूसरे कबीले पर आधिपत्य जमाने की चेष्टा में संलग्न रहा और संघर्ष की इस प्रक्रिया में विजयी कबीले का सैनिक सरदार राजा बन बैठा। कहा भी गया है कि युद्ध से राजा का जन्म होता है। वार बिगेट्स द किंग। आर्थिक गतिविधियाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। राज्य की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक गतिविधियों का भी प्रमुख स्थान रहा है। प्लेटो, मैकियावेली, हाफ, लॉक, एडम स्मिथ और मॉन्टेस्क्यू ने भी राज्य की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक तत्वों के योग को स्वीकार किया है। किंतु इनमें बहुत आगे बढ़कर कार्ल मार्क्स ने तो इस विचार को अभिव्यक्त किया कि राज्य आर्थिक परिस्थितियों की ही अभिव्यक्त है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है कि राज्य आर्थिक परिस्थितियों की अभिव्यक्ति है। आदिकाल से लेकर अब तक मनुष्य 4 आर्थिक अवस्थाओं को गुजारा है। आदिकाल से लेकर के अब तक मनुष्य ने 4 आर्थिक अवस्थाओं से गुजरा है। प्लेटो वो क्या है? पहला आखेट अवस्था मनुष्य के जीवन का एकमात्र साधन शिकार था और इसी कारण मनुष्य का जीवन अस्थिर, असंगठित और भ्रमणशील था। दूसरी अवस्था पशुपालन अवस्था में मनुष्य पशुपाल कर अपना गुजारा करते थे। इस अवस्था में भी उनका जीवन भ्रमणशील थे, किंतु सामूहिकता और संगठन का अंश आ गया था। तृतीय है कृषि अवस्था में जीवन का आधार कृषि हो जाने पर मनुष्य निश्चित स्थान पर अस्थायी रूप से रहने लगे। इससे निजी संपत्ति का उदय हुआ, समाज में वर्ग पैदा हो गए और संघर्ष बढ़े। इसी स्थिति में कानून, न्यायालय और राजनीतिक सत्ता की स्थापना हुई। चौथा क्या है? आज की औद्योगिक अवस्था है, जिसमें आर्थिक जीवन के जटिल और विशाल ढांचे ने राष्ट्रीय राज्यों को जन्म दिया। चौथी अवस्था है आज की वर्तमान समय की आर्थिक अवस्था है, जिसमें आर्थिक जीवन के जटिल और विशाल ढांचे ने राष्ट्रीय राज्यों को जन्म दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि
आर्थिक विकास के साथ मनुष्यों के राजनीतिक संगठन में भी परिवर्तन हुए हैं और राज्य विकास पर आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव का यह स्पष्ट प्रमाण है। राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। राजनीतिक चेतना का तात्पर्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चेतना है। राजनीतिक चेतना का तात्पर्य उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चेतना है जिनके हेतु राज्य की स्थापना की जाती है। उन्होंने विद्वानों के अनुसार राज्य के विकास में राजनीतिक चेतना ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य किया। प्रारंभ में यह राजनीतिक चेतना अप्रकाशित एवं अव्यक्त रूप में थी। सभ्यता के विकास के साथ साथ यह प्रकाशित तथा व्यक्त होने लगा। शासन, अनुशासन, युद्ध आदि के लिए अब राजनीतिक संगठन की आवश्यकता और भी स्पष्ट हो गई। राज्य इसी चेतना व संगठन की आवश्यकता का परिणाम है। हम आगे क्या निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति संबंधी ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत ही सर्वाधिक मान्य है, जिसके अनुसार किसी एक तत्व के द्वारा नहीं वरना मूल सामाजिक प्रवृत्ति, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक चेतना सभी के द्वारा सामूहिक रूप से राज्य का विकास किया गया है। रक्त संबंध पर आधारित परिवार राज्य का सबसे प्राचीन रूप था। धर्म ने इन परिवारों को एकता प्रदान की और आर्थिक गतिविधियों ने व्यक्तियों को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही शक्ति और राजनीतिक चेतना ने राज्य के रूप में या राज्य के रूप को स्पष्टता और व्यापकता प्रदान की। इस प्रकार राज्य का उदय हुआ और उसने विकास करते करते अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया।